हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। और जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में, इको के पेपर में एमसीक्यूज बहुत आएंगे, तो हमारे को हर चीज डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि हमारे को डिटेल में देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही आउट ऑफ 4। तो मतलब उसमें जो एरर परसेंटेज है, जितना हमारा पॉजिटिव वो है, अगर हम देखें परसेंटेज कितनी आई थी, 1/4% आ जाती है। मतलब 25% हमारा आंसर सही होने की वो होती है, चांस होते हैं, और 75% गलत होने की। तो आज हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम आज पढ़ने जा रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा मैंने बताया कि एमसीक्यू आएंगे, तो हमारे को हर चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या स्टेटस थी, ब्रिटिशर्स आए उससे पहले क्या स्टेटस था, और उसके बाद का स्टेटस क्या था। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम यही तो बताएंगे ना कि उस दिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस दिन क्या हुआ। ठीक है, तो अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि उससे पहले हमारे साथ जो अंग्रेजों ने कर दिया, हमें वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो हम आजाद कब हुए, इंडिया इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर 200 ईयर्स। कितने साल राज करा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स ने मोर देन 200 ईयर्स। तो हम 200 के अप्रॉक्सी रखते हैं कि 200 साल तक इन्होंने राज करा। ठीक है, और इंडिया क्या कहलाया जाता था उससे पहले, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो अब हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर इन इंडिया, तो वो क्या था, इंडियन क्या थे। इंडिया इज द मेयर सप्लायर ऑफ ब्रिटिशर्स फ्लोरिश्ड इंडस्ट्रियल बेस। इसका मतलब क्या है कि इंडियन क्या थे, रॉ मटेरियल तो इंडिया ही देता था अंग्रेजों को, और फिनिश गुड भी इंडिया ही खरीदता था। उस टाइम पॉपुलेशन हमारी इतनी नहीं थी, पर वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, तब भी और अब भी। ठीक है, तो इंडिया क्या था, रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, रॉ मटेरियल को देता था, और फिनिश गुड लेता था। ठीक है, तो खरीद देने वाला भी इंडिया है कम प्राइस में, और लेने वाला भी इंडिया है ज्यादा प्राइस पे। ठीक है, तो ये क्या था, एक मार्केट बन गई थी इंडिया, जो अंग्रेजों के हिसाब से चल रही थी। क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे को पहले ये बताना चाहिए कि इंडिया का स्टेटस कैसा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ब्रिटिशर्स जब आए उससे पहले हमारा स्टेटस कैसा था। तो सबसे पहले है इंडिपेंडेंट। हमारा देश क्या था, इंडिपेंडेंट था। हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं करते थे। हम लोग क्या थे, सोने की चिड़िया थे हमारी कंट्री। सब कुछ यहाँ पे उगता था। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट जितने थे हम उसके अंदर खुश थे, क्योंकि हमारे पे किसी का हक नहीं था, हमारे को किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो हम लोग क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद सेल्फ रिलिवेंट मतलब आत्मनिर्भर थे। जो मोदी जी हम क्या क्या थक गए ना, आत्मनिर्भर बनो। तो हम लोग क्या थे, आत्मनिर्भर थे। हम लोग अपने आप पे ही डिपेंडेंट थे। हमारे किसी और कंट्री से जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर पड़ती थी तो हम उनको अमाउंट देके खरीद लेते थे, बट हमारे पास अमाउंट भी होता था खरीदने का। ठीक है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास क्या होता था, अमाउंट होता था खरीदने के लिए। फिर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि राजा महाराजा थे उस टाइम हमारे यहाँ पे। प्रजा के पास लगान इतना नहीं लगता था, जैसे टैक्स बोलते हैं, इतना नहीं लगता था। तो जो इनकी इनकम होती थी, लोग बाग उसको यूज करते थे, आराम से कमाते थे, आराम से खाते थे। उस टाइम भी हमारा देश, इस टाइम तो 70% करता है, बट उस टाइम हमारा देश 80 से 90% एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी हमारी। क्लियर है यहाँ तक। अब मेन सोर्स क्या थे हमारी अर्निंग के, मेन सोर्स क्या थे, एग्रीकल्चर मैंने अभी बताया तुम्हें, एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के रिसोर्सेज थे। जैसे कॉटन हम लोग उगाते थे, मुंबई वगैरह में कॉटन ही उगती है, ब्लैक सॉइल में। सिल्क हमारे यहाँ पे होता था। ठीक है, मेटल इंडस्ट्रीज थी। प्रीशियस स्टोन रूबी, पन्ना वगैरह, ये सब भी कहाँ होते थे, हमारे यहाँ पे होते थे। क्लियर। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव किसके हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश में आई, जब हमारे देश में गोरे आए, तो उनकी हमारे देश में क्या ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे। तो उसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव था होम कंट्री मतलब ब्रिटेन के बारे में इन्होंने सोचा सारा का सारा। ये हमारे देश में थे, पर सोच किसके बारे में रहे थे, ब्रिटेन के बारे में, कि हम ब्रिटेन को कैसे डेवलप करें थ्रू इंडिया। तो इन्होंने इसको सोचते हुए इन्होंने क्या बनाए, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए, कुछ उद्देश्य बनाए। और वो उद्देश्य क्या थे,
सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्री। हमारे देश में रॉ मटेरियल बहुत होता था, हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी थी। जैसे कॉटन मुंबई में होगा, ब्लैक सॉइल थी बॉम्बे में होगा, कलकत्ता में कुछ और होगा, कहीं पे कुछ और होगा। तो इन्होंने सारी चीजों को गैदर करके कहाँ भेजा, अपने यहाँ पे भेजा, ब्रिटेन में भेजा। ब्रिटेन से हमारे देश में क्या लाए, ये फिनिश गुड लाए। ठीक है, अब बिग मार्केट कंज्यूम ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हम लोग क्या बन गए थे, एक मार्केट बन गए थे जो इनके फिनिश गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे। तो जो इनके ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, दो ऑब्जेक्टिव रहे इनके। एक तो क्या रहा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्री, और दूसरा कि हम इंडिया को क्या बना दे, एक मार्केट बना दे जो हमारे को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराए लेस प्राइस में और कंज्यूम भी कर पाए ज्यादा प्राइस में। क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इन्होंने हमारे देश में कैसे बैंड बजाई। इन शॉर्ट अगर हम बोले कि बैंड कैसे बजाई हमारे देश की, तो हमारे देश की बैंड बजाने में सबसे बड़ा सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो अभी 70% पे डिपेंड करता है। वो उस टाइम डिपेंड करता था मोर देन 90%। मोर देन 90% किस पे डिपेंड करते थे हम, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम डिपेंड करते थे, जिसकी जो सॉइल है वो उस पे काम करता था, और बाकी पैसा जैसे गवर्नमेंट को अगर देना होता था तो कुछ रेवेन्यू का पार्ट दे देते थे। ठीक है, बट जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमारे को क्या चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, तुमसे एक फिक्स टैक्स चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिशर्स है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट द टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश ने रूल करा उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, सबसे पहले जो राजा महाराजा थे वो कहते थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते थे कि हमारे को तुम इतना ब्याज, इतना टैक्स दो, और उसके बाद जो काम करना है करो, हमारे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर कोई जमींदार था तो जमींदार के लिए भी कोई अलग से रूल थे, और जो उनके यहाँ पे टीलर्स थे उनके लिए अलग रूल थे। मतलब सबके लिए अलग अलग रूल बनाए गए थे। बट अंग्रेजों ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम हमारे को फिक्स अमाउंट में ये वाला पैसा दो, या टैक्स दो, या लगान, जो लगान देते हैं वो उस टाइम लगान बोलते थे, तुम इतना लगान दो। उसके बाद जमींदार को कहा कि तुम टीलर से चाहे कितना ही पैसा वसूल करो। टीलर कौन होते थे, टीलर की अपनी जमीन नहीं होती थी। जमींदार जिसकी जमीन है, टीलर मतलब कौन, जो काम कर रहा है उसके ऊपर। जमीन किसी और के काम, अब सबकी जमीन तो हो नहीं सकती, तो एक वो होता था जिसकी जमीन थी, जिसे जमींदार बोलते थे, और एक टीलर था जो उस पर काम करता था, जो उससे खेती करके अनाज उगाता था। ठीक है, तो इसने कहा कि तुम मेरे को क्या दो, लगान दो, लगान दो, जिसे हम अब वो क्या बोलते हैं, टैक्स। तुम मेरे को टैक्स दो, और मेरे को मतलब नहीं है तुम टीलर से कितना ले रहे हो। ठीक है, और हम चाहे तुम 10 गुना लो, चाहे 20 गुना लो, चाहे तुम कितने ही % लो। तो इसलिए जमींदार क्या करते थे, जमींदार टीलर से बहुत ज्यादा पैसा वसूल करते थे। इसलिए जो गैप था दोनों के बीच में, कि ये तो अपनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ब्रिटिश राज में भी आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते हैं ना कि एक जमींदार है और बाकी प्रजा है उसकी, तो वही कि जमींदार तो जी रहा है वैसे ही, मतलब मजे में जी रहा है। बट जो टीलर थे, टीलर क्या करते थे, बड़ी मुश्किल से काम करते थे अपना। ठीक है, अब टीलर के पास जमीन है, जमींदार की जमीन है टीलर के पास, उसे मतलब नहीं है कि किसान खेती हुई या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे एक और फैक्टर भी आ जाता है, खेती हुई या नहीं हुई वो पैसे लेता था। और हम लोग किस पे डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर फुल्ली किस पे डिपेंड करती है, पानी पे, बारिश पे करती है। अब बारिश हो या ना हो, उसे पैसा देना ही देना है, वहां पे आगे देना ही देना है। जिस साल बारिश अच्छी हो गई उस साल पैसा जाता था, मतलब फसल अच्छी हो जाती थी। जिस साल नहीं हुई उस साल नहीं जाता, मतलब फसल अच्छी नहीं होती थी। और किसी साल बहुत ज्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाती थी। अब ऐसा हम आज का टाइम तो नहीं है ना कि हम फर्टिलाइजर या मैन्योर कुछ भी लगा ले, बट उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जो इन्होंने क्या करी, एक्सप्लोराइजेशन करी। किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब था इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे 3 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल सेक्टर। 3 सेक्टर थे, इन्होंने तीनों सेक्टर को कैसे बैंड बजाई है हमें वही पढ़ रहे हैं ना। एग्रीकल्चर तो हमने जान लिया, अब हमारा दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बैंड बजाने कैसे, क्या तरीका था इनके पास, इन्होंने 2 चीजें करी। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत अच्छे थे। एक तो हमारे हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, एक हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता था हम उसको फिनिश गुड में बहुत अच्छा कन्वर्ट करते थे हाथों से। तो और हमारी उस चीज की डिमांड बाहर के देश में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, जैसे
मखमल का सुना होगा तुमने, मखमल का नाम सुना होगा। तो मखमल ढाका में पाया जाता था, जो उस टाइम ढाका इंडिया में था, बांग्लादेश में है, तो वो पाया जाता था। तो अब क्या वो क्या करा इन्होंने, धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और वो कैसे एक्सप्लॉइट करा, फॉरेन डिमांड ऑन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी जब किसी चीज में 50 रुपए की चीज है, 50 रुपए की चीज में मैंने 100 रुपए की ड्यूटी लगा दी, तो वो कितने का हो गया सामान, 150 रुपए का। अब 150 रुपए का सामान है, वो दुकानदार भी कुछ कमाएगा तो 200 रुपए का हो गया। वो 50 रुपए का सामान जब 200 तक मिल रहा है किसी को, तो वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ठीक है, किस पे, हमारे हैंडीक्राफ्ट सामान पे। तो हमारा ऐसे खत्म हो गया ना इंडस्ट्रियल सेक्टर। और अब ये तो बाहर का हमारा खत्म कर दिया, अब इंडिया का कैसे खत्म करा कि डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ फ्री इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ फिनिश गुड्स बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के फिनिश गुड्स थे, फिर ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो फिनिश गुड्स थे उसको क्या करा इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट फ्री कर दिया। इंपोर्ट फ्री मतलब समझते हो कि हम वो चीज जो 50 रुपए की थी वो 50 रुपए की ही आई इंडिया में। अगर वो 60 की भी बिकी और हमारी आइटम 70 रुपए की है तो हम तो 60 वाली पे ही जाएंगे ना। जैसे आज के डेट में भी चलता है कि चाइनीज मोबाइल अच्छे हैं तो हम चाइनीज मोबाइल की तरफ जाते हैं, चाहे हमारे इंडियन के मोबाइल कितने ही अच्छे होते रहे, हमें सस्ता पसंद है, ठीक है। तो यही था कि ब्रिटिश ने फ्री कर दी इंपोर्ट ड्यूटी, जिसकी वजह से हम उनकी जीडीपी बढ़ती गई, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, क्लोनिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल सेक्टर। इंटरनेशनल सेक्टर पे हमने कैसे इफेक्ट करा, तो मैंने जो अभी बताया, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फिनिश इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्री। ब्रिटेन इंडस्ट्री के लिए जो हमने रॉ मटेरियल दिया वही सब है। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, हमने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया। किसके लिए, जो ब्रिटिशर्स ने हमारी तरह से रॉ मटेरियल लिया वो फ्री ड्यूटी लिया, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल था वो उन्हें जितने का पड़ा उन्होंने उतने का उतने ही एक्सपोर्ट कर दिया, वरना ड्यूटी के पैसे भी हमारे देश को ही मिलते, वो उन्होंने लेने नहीं दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, अब इंपोर्ट भी उन्होंने फ्री में करा, तो इससे क्या हुआ, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का क्या हुआ, बैंड बज गया कि हमारे हैंडीक्राफ्ट जो जा रहा था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट जा रहा था, देखो ब्रिटिश गुड एक्सपोर्ट इन इंडियन मार्केट, जो इंडियन मार्केट में जो उनका आ रहा था सामान वो तो आता रहा ड्यूटी फ्री, और हमारा भी रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री गए, और जो फिनिश गुड्स थे वो हैवी ड्यूटी पे गए, ठीक है। इससे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी समझ में आ रहा है। एक तो हमारा जो फिनिश गुड था वो तो हैवी ड्यूटी पे गया, ठीक है, जिससे हमारे पास पैसा आता वो नहीं आया। जो हमारा रॉ मटेरियल था वो वहां पे ड्यूटी फ्री गया, जिससे उन्हें फ्री मतलब कम पैसों में सामान पड़ा, और उसे फिनिश गुड करके हमारे यहाँ पे भेजा उन्होंने, ठीक है। और उनका जो फिनिश गुड था उसको भी हमारे कंट्री में कैसे भेजा उन्होंने, ड्यूटी फ्री भेजा। क्लियर है, समझ में आया। तो स्टूडेंट उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स। फीचर्स किसके, कि हमारे देश की हालत क्या रही एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो हमारे देश किस हाल में था, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहला जो फीचर था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी थी या तो वो बड़ी अंडर डेवलप थी, अंडर डेवलप मतलब या तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी या बहुत स्लो रेट में बढ़ रही थी। बहुत स्लो रेट में बढ़ना मतलब वेरी पुअर कंडीशन में, इसका मतलब ये है बहुत वेरी पुअर कंडीशन, वेरी पुअर कंडीशन। जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, बहुत पुअर कंडीशन में थी। क्लियर। फिर इसके बाद बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब बड़ी पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, मतलब पूरा देश तो आगे की तरफ जा रहा था और हमारे देश को कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या हो रखे थे, सफर हो रखे थे बहुत ज्यादा। सफर होना समझते हो ना, सफर होना किसी भी चीज से, तो उस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी हमारे को कि हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी चल रही थी। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, जब हमारे को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया गया, नील की खेती सुनिए ना, नील की खेती कराई गई, हमारी जमीनों को खराब किया गया, ये सब करा गया, तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें भी बैकवर्डनेस थी। चलो ये तो अंग्रेजों ने करा, अब हम अपनी भी बात करते हैं। अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे अपने हिसाब से सारी चीजें करी,
जैसे उन्होंने रेलवे लगाया, रेलवे भी उन्होंने अपने लिए लगाया, क्योंकि सारा सामान अलग अलग जगह से लेके समुद्र के थ्रू ब्रिटेन भेजना, समुद्र के थ्रू। अब समुद्र हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता ना, कोई चीज अगर जम्मू कश्मीर में हुई, जैसे जम्मू कश्मीर से उन्होंने कुछ भी लिया तो लेके वो किसके थ्रू आएंगे, समुद्र के थ्रू जाएंगे ना वहां से। और समुद्र कहाँ था, कोलकाता वगैरह में था, तो कोलकाता तक कैसे आए, वो ट्रेन में आए। तो ट्रेन भी उन्होंने अपने फायदे के लिए करी। तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा क्या था, खत्म हो रखा था, क्योंकि हमारे को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी कि हमारे को कौन सा फर्टिलाइजर किसमें डालना चाहिए, कौन सा मैन्योर डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से हर चीज को मोड़ा। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कैसे, क्योंकि जब हम सारी चीजें हाथ से बनाते थे तो हमारे को इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि एक तो हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो हम लोग इंडस्ट्री में भी अपना योगदान नहीं दे पाए। ठीक है, तो हम लोग वहां से भी बिल्कुल नील थे। ठीक है, और हमारे पास कैपिटल इंडस्ट्री तो थी ही नहीं। कैपिटल इंडस्ट्री मतलब जो सामान बनाता, कैपिटल इंडस्ट्री तो समझते हैं ना, जो चीज दूसरों को उगाने में हेल्प करती है, जैसे मशीन होगी, मशीन भी किसी फैक्ट्री में बनी होगी, तो वाली इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ पे थी नहीं। हमारे यहाँ कैसी मशीनरी थी, शर्ट बना लो, मेटल की, ये सब मशीनरी थी, बट हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स की मशीन नहीं थी। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स की मशीनरी थी। फिर उसके बाद रैम्पेंट पॉवर्टी, रैम्पेंट पॉवर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि हमारे देश का बिगेस्ट सेक्टर, मतलब मोर देन 50% पीपल और 70% पीपल किसके अंडर आ रहे थे, रैम्पेंट पॉवर्टी के। मतलब उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा था उस टाइम। ठीक है, मोर देन 50% पीपल, ठीक है, उन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हुआ है, अब डेवलप हुआ है जाके 2020 के आसपास आ जाके, वरना आज से पहले हम डेवलप होते आए हैं। अदरवाइज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार था, और अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। जैसे गाँव वगैरह में चले जाते हैं तो हम कहते हैं यार कहाँ रह रहे हो, तो वो यही है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक डेवलप हुआ ही नहीं है। तो उस टाइम तो सोचो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का भी डेवलप नहीं हुआ होगा। तो क्या था, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। हैवी इंडिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंड हो रखे थे, क्योंकि हमारे देश का जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो हम किस पे डिपेंड करेंगे, जब हमें सामान चाहिए होगा हम इम्पोर्ट पे करेंगे ना। तो क्या हुआ, हैवी इंडिपेंडेंस था किस पे, इम्पोर्ट पे। फिर उसके बाद लिमिटेड अर्बनाइजेशन, हम लोग ज्यादा सामान को नहीं उगा पा रहे थे, हमारा ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था, तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन था हमारे देश में। ठीक है, और फिर कॉलोनिकल इकोनॉमी, कॉलोनिकल मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी, एक्सप्लॉइट कर दी गई थी, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा एक्सप्लॉइट कर दी गई थी। तो हमारी इकोनॉमी थी हर जगह से बजी हुई थी, मतलब उसकी हर जगह से बैंड बज रखी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमने अब तक फीचर्स पढ़े हैं, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट हमारा कल मैं डाल दूंगा इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।